Second property of acyl chlorides is their reaction with alcohols and phenols. Since we know that acyl chlorides are very reactive, and when they react with alcohols or phenols, again a condensation reaction will take place. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी अगर आप अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते थे तो उस रिएक्शन को भी आप जो है वो कंडेंसेशन ही कहते थे. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो एसाइल क्लोराइड्स को भी जब आप अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कंडेंसेशन, और एसाइल क्लोराइड को अगर फिनोल से रिएक्ट करेंगे तो भी कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन मींस अगेन अ स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट. तो ऐसा ही कुछ हाइड्रोलिसिस में भी था, ऐसा ही कुछ अगर हम एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट करें तो भी हमें कंडेंसेशन ही मिलेगी. तो एसाइल क्लोराइड को अगर आप किसी भी एलिफेटिक अल्कोहल, नॉन एरोमेटिक अल्कोहल से रिएक्ट करें, जैसे कि एथानॉल है, प्रोपानॉल है या मेथानॉल है, तो एसाइल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव होने की वजह से अपना Cl और उधर से H को ज्वाइन करें तो HCl बन जाता है, जबकि CH3CO CO C डबल बॉन्ड O लिंक्स विद O टू फॉर्म एस्टर लिंक. यहाँ पर आपके सामने C डबल बॉन्ड O एस्टर लिंक बन रहा है. ये आप बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, O लेवल में भी पढ़ा था. कार्बोनाइल जब O से लिंक करता है तो हम एस्टर लिंक कहते हैं. तो इस तरह आपका एसाइल क्लोराइड जो है वो एस्टर में चेंज हो गया, और HCl एक स्मॉल मॉलिक्यूल के लॉस होने से इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहेंगे. लेकिन एक हमें एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करने का एडवांटेज क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी तो हम ये काम कर सकते थे, तो वो वहाँ भी करते हैं. ये तो नहीं कि हम डिनाई कर रहे हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे. लेकिन एसाइल क्लोराइड से एस्टर बनाने का एक एडवांटेज है. वो एडवांटेज एक तो ये है, अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से जब रिएक्शन करते थे तो रिएक्शन एक तो कंप्लीशन पे नहीं जाता था. इफ़ यू कैन सी दिस, ये आपने A1 में पढ़ा भी था. आई एम अंडरलाइनिंग दैट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करें तो रिएक्शन रिवर्सिबल था, जिसका मतलब है कि उसमें एस्टर की यील्ड जो है मैक्सिमम पे नहीं जाती, उससे कम रह जाती है. दूसरा ये कि उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करना पड़ता था, जबकि अभी हम कह रहे हैं एसाइल क्लोराइड का जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है और एस्टर फुली फॉर्म होता है अपनी मैक्सिमम यील्ड पे. क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन पे जाता है तो आपको हाई यील्ड ऑफ एस्टर मिलती है. जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल को रिएक्ट करें तो आपको एस्टर मिलता है, लेकिन उसकी लो यील्ड होती है. और उसके साथ साथ आपको उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता था, हीट भी करना पड़ता था, तब भी आपको यील्ड जो है वो लो ही मिलती है. तो इस तरह से एसाइल क्लोराइड से अगर हम एस्टर बनाएं तो हमें कोई हीट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं डालना पड़ेगा, और हमारी यील्ड भी ज़्यादा होगी. So this is the advantage of using acyl chloride in place of carboxylic acid to make an ester. ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है SOCl2 या PCl3 या PCl5 की, तो आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को उसमें एसाइल क्लोराइड में चेंज कर लें, और फिर एसाइल क्लोराइड में अल्कोहल डालें, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हुए आपको खुशबूदार कंपाउंड एस्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे. बहरहाल इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू द क्वेश्चन कि वो आपसे किस रिएजेंट से एस्टर बनवाता है, और उसकी कंडीशंस आपने याद रखनी है. एसाइल क्लोराइड के साथ अगर आप जो है एस्टर बनाएंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे वायलेंटली रिएक्शन होते हुए कंप्लीशन पे जाएगा रिएक्शन, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीशन पे भी नहीं जाएगा. उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना पड़ेगा और हीट भी करना पड़ेगा. इवन देन योर रिएक्शन विल नॉट गो टू कंप्लीशन. तो इस तरह आप, ये था एलिफेटिक एस्टर बनाने का. अब हम जो है वो बनाने जा रहे हैं एरोमेटिक एस्टर. ठीक है, तो एलिफेटिक एस्टर में तो बेंजीन नहीं होती ना, लेकिन अगर मैंने एरोमेटिक एस्टर बनाना है तो जिसके अंदर बेंजीन का होना भी ज़रूरी है.
तो आपको पता है हमारा A2 का कोर्स जो है वो एरोमेटिक्स से ही शुरू हुआ था, फिर आगे फिनोल में भी हमने एरोमेटिक्स का ही, बेंजीन का ही जिक्र किया हुआ था। तो इसलिए यहाँ भी हमें बेंजीन का कुछ जिक्र करना ज़रूरी है। तो अगर हमने कोई ऐसा एस्टर बनाना है जिसमें बेंजीन भी हो, यानी कि एरोमेटिक एस्टर बनाना हो, तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनोल से रिएक्ट करूं, तो मुझे फिनोल जो है बेसिकली अल्कोहल तो नहीं है, बट इट स्टिल हैज़ एन OH ग्रुप। तो हम चाहें तो हम ये सोच रहे हैं कि हम COOH में से OH निकालेंगे और एल जो फिनोल का H है उसको निकालेंगे, तो CO जो है वो जाके लग जाएगा O से, तो हमें एस्टर मिल जाना चाहिए। तो अगर हमने क्या किया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में फिनोल डाला, उसमें H2SO4 भी डाला कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और हीट भी किया, तो हमें कोई खुशबू नहीं मिली, कोई एस्टर नहीं फॉर्म हुआ, कोई स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड नहीं मिला। तो यहाँ तो फिर हम परेशान हो गए, ये क्या हो गया जी, ये तो हम सोच रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो जैसे वो एलिफेटिक अल्कोहल से एस्टर बनाता है, जैसे वो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक अल्कोहल से एस्टर बनाता है, वैसे ही फिनोल से भी बना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद फिनोल टू फॉर्म एन एस्टर। तो फिर उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही देयर इज वे आउट टू मेक एन एरोमेटिक एस्टर, इज दैट वी कैन ओनली वे इज दैट कि हम एसाइल क्लोराइड लें, क्योंकि हमें पता है एसाइल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव होते हैं, जबकि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल बहुत रिएक्टिव तो होता है ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड्स, बट आपको पता है कि फिनोल भी एसिड होता है, और जब आप एसिड को एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो आ रहे थे, तो वो रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। इसलिए बेहतर क्या है, बल्कि वी हैव ओनली वन वे दैट कैन बी डन इज कि वी कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसाइल क्लोराइड, एंड देन वी रिएक्ट एसाइल क्लोराइड विद फिनोल। तो एसाइल क्लोराइड अपना Cl निकाल देगा, फिनोल अपना OH निकाल देगा, तो आपके पास फिर कंडेंसेशन तो होगा, -HCl तो होगा, लेकिन अब जो CO है, कार्बोनाइल है, वो O से जाके लगेगा और आपको एक एरोमेटिक एस्टर जो है वो बनाकर दे देगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और फिर उसके साथ बेंजीन जो है वो लगी होगी। तो इसमें अब आपको एस्टर लिंक भी मिल गया और इसके अंदर जो है बेंजीन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एरोमेटिक एस्टर जो है ये बन जाएगा। सो दिस इज एन एरोमेटिक एस्टर, इट हैज नॉट ओनली द स्मेल ऑफ द एस्टर बट आल्सो द स्मेल ऑफ द बेंजीन एरोमा। तो इसकी स्मेल काफ़ी इंटेंस होगी, और चूंकि इसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल HCl की रिमूवल हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को आप कंडेंसेशन में ही रखेंगे। कंडेंसेशन ही हो गया, और हुआ भी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। कंप्लीशन भी होगी, रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, जिसमें आपकी यील्ड भी हाई हो जाएगी और आपको एक एस्टर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह अगर आप एसाइल क्लोराइड को फिनोल से रिएक्ट करोगे तो फिर एरोमेटिक एस्टर मिलेगा। अगर आप सोच रहे थे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल को रिएक्ट करके एस्टर बना लूँगा, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों एसिड हैं, दोनों रिएक्शन नहीं करते। तो एरोमेटिक एस्टर बनाने के लिए द ओनली वे इज टू रिएक्ट एसाइल क्लोराइड टू अ फिनोल। अब एसाइल क्लोराइड में भी अगर बेंजीन आ जाए, एसाइल क्लोराइड जो है अगर उसमें भी बेंजीन आ जाए, CH3 की जगह C6H5 आ जाए, तो उसको हम बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड को अगर आप फिनोल से रिएक्ट करें, बेंजोइल क्लोराइड को अगर आप फिनोल से रिएक्ट करें, तो भी रिएक्शन होगा और रूम टेम्परेचर पे होगा, और वेरी रिएक्टिव है, फिनोल भी बहुत रिएक्टिव है, एसाइल क्लोराइड भी बहुत रिएक्टिव है। तो फौरी तौर पर HCl निकलेगा और आपको जो है वो बायफिनाइल एस्टर जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पर एस्टर लिंक भी है और दो बेंजीन भी है। सो यू हैव अ बायफिनाइल एस्टर
which is much intense in its smell, not only the smell of the ester link but also the smell of two benzene rings aroma. तो इसलिए आपको ये बहुत हाई स्मेलिंग, इंटेंसली स्मेलिंग कंपाउंड जो है एस्टर मिलेगा, और रूम टेम्परेचर मिलेगा और हाई यील्ड से मिलेगा। तो एसाइल क्लोराइड्स के अब तक जितने भी आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ी या स्टेरिफिकेशन पढ़ी, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस कर रहे थे। तो इस तरह एरोमेटिक एस्टर बनाना हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाता है। तो इसमें जो है वो आप फिनोल से रिएक्शन करें, एलिफेटिक एसाइल क्लोराइड को करें या एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड को करें, तो आपको जो है वो एरोमेटिक एस्टर मिल जाएगा। Third property of acyl chlorides is the reaction with amines. Third property is reaction with amines. और amines क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 लग जाए तो RNH2 is the general formula of amines. आपने A1 में पढ़ा भी था ये when you were studying the homologous series. तो amines में NH2 होता है अल्काइल ग्रुप के अंदर, एल्काइल चेन के साथ। अगर मैं इसको एसाइल क्लोराइड को RCOCl को किसी भी एमाइन के साथ रिएक्ट करें, तो एमाइन का हाइड्रोजन और एसाइल क्लोराइड का क्लोरीन, ये दोनों मिलकर फिर क्या बनाएंगे? HCl। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा और CO के साथ NH लिंक हो जाएगा, जैसे कि ये एरो देख रहे हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RC डबल बॉन्ड O NH, और ये दूसरा आर जो डैश है जिसको मैंने माइन का आर कहा था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इस तरह आपको RC डबल बॉन्ड O NH R डैश मिलेगा। इस कंपाउंड को नेम करने से पहले एमाइड ग्रुप को देखें। व्हाट इज एमाइड? एमाइड होता है RCONH2। तो अगर मैं इस H की जगह पे भी एक R लगा दूं तो फिर आपको यही प्रोडक्ट होगा ना, RCONHR। ये एमाइड, इतना हिस्सा जो है ना RCONH, ये एमाइड है। दिस पार्ट इज योर एमाइड। और उस एमाइड में नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन ऑफ एमाइड के ऊपर आपने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिए, इसलिए इसका नाम है एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड। एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड मतलब है तो ये एमाइड, लेकिन ये जो R डैश है ये नाइट्रोजन के ऊपर NH2 के हाइड्रोजन की जगह पे आके लगा है, इसलिए इसका नाम है N सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पलीफाइड कर लेते हैं। जैसे कि लेट से आप जो है वो एथेनॉल क्लोराइड ले लेते हैं और उसको आप मिथाइल अमाइन से रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ यूँ होगा, CH3CONH, और फिर उस NH के आगे जो है फिर CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो CH3 है ये ये वाला हिस्सा एमाइड है और ये जो है ये R ग्रुप है, तो इसलिए इसका CH3 का नाम है जी मिथाइल। तो इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल है। लेकिन ये किसके ऊपर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लिखेंगे N मिथाइल। और 2 कार्बन वाला एमाइड होता है, ये देखेंगे 1 और 2, तो उसका नाम होता है इथेन एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन एमाइड। तो एन मिथाइल इथेनमाइड इसका नाम होगा। तो एन मिथाइल ये बता रहा है कि मिथाइल ग्रुप एमाइड के नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हुआ है और फिर एमाइड का नाम था इथेनमाइड, तो एन मिथाइल इथेनमाइड।
एन मिथाइल इथेनामाइड, ये इसका नाम बनेगा। तो इस तरह आप एमाइड, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं व्हेन यू रिएक्ट एसाइल क्लोराइड विद एमाइंस एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको जो है वो एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो दिस एंड्स द टॉपिक ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। इसमें आपने ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो पढ़े हैं। जस्ट हैव अ रिव्यू that you have studied how to prepare acyl chloride by reaction of carboxylic acid with SOCl3, SOCl2 or PCl3 or PCl5. After that you have making the acyl chlorides, आपने पढ़ा कि फिर acyl chloride के reactions क्या हैं। तो उनमें आपने देखा कि सबसे पहले आपने वाटर से रिएक्ट किया और रिएक्शन बड़ा तेज़ी से रूम टेम्परेचर पे हो गया। तो आपको जो है पता लगा कि इसकी तो रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज़ है, सो इट इज़ वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। फिर आपने उसमें देखा कि वो बहुत आसानी से क्यों हाइड्रोलाइज होता है, बिकॉज इट हैज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल विच इज़ अटैच टू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड Cl। फिर हमने उसको प्रूव भी किया कंपैरिजन के थ्रू कि साइल क्लोराइड्स आर द इजीएस्ट टू हाइड्रोलाइज, वेयर एज एराइल क्लोराइड और फिनाइल क्लोराइड or chlorobenzene is the most difficult or impossible to hydrolyze because of the pi electron delocalization extension। और बेंजीन के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है चूंकि अपनी तरफ, इसलिए वहाँ सी डबल बॉन्ड Cl करेक्ट आ जाता है। जबकि क्लोरोबेंजीन हो या सॉरी हेलोजनो एल्केन हो तो वो हाइड्रोलाइज होते हैं, लेकिन वो भी हार्श कंडीशन पे होते हैं। एसाइल क्लोराइड सिर्फ वो हेलोजन कंपाउंड्स हैं जो कि सबसे आसानी से हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उनके फर्दर मैकेनिज्म भी पढ़ा जिसका नाम कंडेंसेशन या एडिशन एलिमिनेशन है। यू नीड टू लर्न द कर्ली एरोज एंड द पार्शियल चार्जेस, जिसमें सबसे पहले वाटर ऐड होता है और फिर अगले स्टेप में HCl रिमूव होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी में आपने उसको एस्टर्स बनाते हुए देखा एसाइल क्लोराइड को, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा आसानी से एस्टर बनाते हैं, एलिफेटिक एस्टर्स। और एरोमेटिक एस्टर्स सिर्फ बनाते ही एसाइल क्लोराइड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वो बना ही नहीं सकते, इसलिए एसाइल क्लोराइड्स कैन बी यूज टू मेक एरोमेटिक एस्टर्स। एंड लास्टली वी हैव स्टडीड द रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स विद एमाइंस to form N substituted amides, and this reaction also takes place at room temperature because acyl chlorides are very reactive. So आज का I think acyl chlorides is done, so I think we should conclude here, and in the next class we will start the next chapter of organic chemistry, which are nitrogen organic compounds. इसको please do practice and learn it. Any questions?